नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग कंप्लीट देखा करो। यदि आपको नहीं देखना है वीडियो, देखते हो तो आप लोग पहला सवाल सुनो कि देखना क्यों है वीडियो, कारण है देखने का क्यों। वीडियो देखना इसलिए है आपको, यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हैं कि कोई ये पॉइंट है, उसका अर्थ क्या हो सकता है। जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग उसका आसानी से कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप लोग उसमें आपका ही प्रॉफिट होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग देखना। उसमें भारत का भाग नंबर 1 जो भारतीय संविधान अनुच्छेद अपने चल रहे हैं, उसमें भाग 1 की मैंने बात कर ली है, और वहाँ अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या प्रावधान किए गए हैं उन सब के बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है। और किस तरीके से और भी संबंधित प्रावधान है, राज्य के संबंध में कितने राज्य उस समय बने थे, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, देशी रियासतों को मिलाने में किसका हाथ था, सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो आप लोग उसको कंप्लीट देखना। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भाग नंबर 2 है भारतीय संविधान का, और उसका नाम है नागरिकता। नागरिक होते कौन हैं, उन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से बहुत अच्छे से आप लोग समझते हुए चलना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जरूर होगा। ध्यान से आप लोग समझो। यदि हम चैप्टर की बात करें तो अपने पास चैप्टर का नाम क्या है, भाग नंबर 2 है भारतीय संविधान का। और क्या लिखा है भाग नंबर 2 में? नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप प्रावधान है। और इसमें आर्टिकल की मैं बात करूं तो कितने से कितने आर्टिकल हैं या अनुच्छेद कौन से दिए गए हैं, कौन से अनुच्छेदों का प्रावधान है। तो इसमें अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 1 से 4 तक तो हमारे हो गए हैं, और इसमें 5 से 11 आर्टिकल तक का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले आप लोग समझना, आर्टिकल नंबर 5 पढ़ने से पहले हम समझेंगे, आर्टिकल नंबर 5 पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि नागरिक होता कौन है। क्या प्रत्येक जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है वह नागरिक होता है, या फिर और भी उसके कई प्रकार हो सकते हैं। पहले हम उनको पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे कि भारत के संबंध में नागरिक कौन था, आर्टिकल 5 में क्या प्रावधान संविधान में लिखा गया था। और इनको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अपने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसके बाद 1957 में बदलाव हुआ उसमें, उसके बाद 1960 में, और उसके बाद 85, 86 क्या क्या बदलाव हुए इनमें, 2016, 2019, इन सब के बारे में हम प्रावधानों की बात भी कर लेंगे। और लास्ट में जो विवाद हुआ है CAA पर, ये विवाद क्यों हुआ है, उन सब की बढ़िया से चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग समझते हैं नागरिक होता कौन है। यदि मैं नागरिक की बात करूं, यहाँ पर हम बात करते हैं नागरिक की। नागरिक कौन होता है, किसे कहेंगे नागरिक? सिटीजन किसको कहेंगे? सिटीजन किसको कहेंगे? यदि सिटीजन की मैं बात करूं तो सिटीजन उस व्यक्ति को कहेंगे जिस व्यक्ति को उस देश के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, उस व्यक्ति को उस देश के सामाजिक अधिकार प्राप्त हों, उस व्यक्ति को उस देश के नागरिक अधिकार प्राप्त हों, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? नागरिक हम कहेंगे। ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं उस व्यक्ति को जो किसी और को प्राप्त नहीं होते हैं। उनकी हम कैटेगरी भी बांटेंगे कि कितने प्रकार के हमारे व्यक्ति होते हैं। तो नागरिक हम किसको कहेंगे? नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको उस देश के सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
अधिकार प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नागरिक। क्या और किसी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं? राजनीतिक अधिकार का मतलब यहाँ पर क्या होता है? जैसे वोट डालने का अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिक को ही होता है, किसी और व्यक्ति को नहीं होता है। और अन्य प्रकार के व्यक्ति कितने प्रकार हो सकते हैं व्यक्तियों की, उनकी हम बात करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि नागरिक से अलग और व्यक्ति होता कौन है, यानी व्यक्ति के प्रकार कितने होते हैं। व्यक्ति की मैं बात करूं तो यहाँ पर व्यक्ति या इंडिविजुअल, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार की मैं बात करूं तो ये व्यक्ति के प्रकार होते हैं 4, और 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रकार की मैं बात करूं तो सबसे पहला व्यक्ति होता है नागरिक। नागरिक हो सकता है सबसे पहला व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? आप लोग ही बताना, दूसरा व्यक्ति क्या हो सकता है? विदेशी हो सकता है। अभी मैं बताने वाला हूँ विदेशी होता कौन है और दूसरे अन्य व्यक्ति और कौन कौन से होते हैं। यदि मैं बात करूं तो और कौन सा हो सकता है? विदेशी हो सकता है। और थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो तीसरे प्रकार का और कौन हो सकता है व्यक्ति? तो तीसरे प्रकार का व्यक्ति हो सकता है शरणार्थी। कौन हो सकता है? शरणार्थी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, शरणार्थी हो सकता है। और ये प्रकार मैंने कितने आपको बताए हैं? मैंने प्रकार बताए हैं आपको कि 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 4। 3 प्रकार हमारे सामने यहाँ पर लिखे हैं। चौथा प्रकार और कौन सा है? तो ध्यान से बहुत अच्छे से उसको समझना, उसको हम बोलते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटलेस। अभी इंग्लिश भी लिखता हूँ इनकी। इसको बोलते हैं सिटीजन। सिटीजन। और ये कौन है? ये विदेशी को बोलते हैं एलियन। एलियन। और इनको बोलते हैं रेफ्यूजी। रेफ्यूजी। और इनको बोलते हैं स्टेटलेस। स्टेटलेस व्यक्ति या स्टेटलेस इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं नागरिक की। मैंने आपसे बात की कि नागरिक कौन होता है? वह व्यक्ति नागरिक होता है जिसको उस देश के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नागरिक। अब बात आती है व्यक्ति में विदेशी कौन होता है? विदेशी वह व्यक्ति होता है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को आप लोग। विदेशी वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य देश में घूमने के लिए आया हुआ हो। उस देश को, उस देश में, जिस देश में वह आया है, उसके राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी का मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो दूसरे देश में कुछ समय के लिए गया हो, कुछ समय के लिए गया हो, या फिर भारत के संबंध में बात करें तो आया हो। यानी किसी भी अन्य देश का व्यक्ति भारत में आया हुआ है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? विदेशी व्यक्ति कहलाएगा। आया हो तो उसको क्या कहेंगे हम? विदेशी व्यक्ति कहेंगे। विदेशी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि जब हम मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त इनको होते हैं और कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कौन से अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और किसी को प्राप्त नहीं है विदेशियों के संबंध में, तो उनकी हम चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। आप परेशान नहीं होना है। पहले हम नागरिकता को ही समझते हैं। अब बात आती है शरणार्थी कौन होता है या रिफ्यूजी हम किसको बोलते हैं। शरणार्थी, यही बवाल चल रहा है जो रोहिंग्या वाले हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं, तो उनके संबंध में विवाद चल रहा है कि शरणार्थी कौन होता है, या फिर पाकिस्तान से या फिर अफ़गानिस्तान से आने वाले या फिर चीन से आने वाले या फिर जो नेपाल है, ये इन आसपास के जो देश हैं इनसे आने वाले जितने भी हमारे व्यक्ति हैं मुस्लिम धर्म को छोड़कर, तो वो व्यक्ति किस आधार पर भारत में शरण लेने आए हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से इसको भी समझना आप लोग, अच्छा है ये, यदि कोई व्यक्ति धर्म आधारित
प्रताड़ना के कारण किसी दूसरे देश में के कारण किसी दूसरे देश में शरण लेना चाहता हो, शरण लेना चाहता हो, किसी दूसरे देश में शरण लेना चाहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शरणार्थी। क्या बोलते हैं? शरणार्थी। यानी धर्म आधारित प्रताड़ना के कारण वह व्यक्ति या किसी भी आधार के कारण वह व्यक्ति, मोस्टली यहाँ प्रताड़ना कह सकते हैं, धर्म आधारित हो, जातिगत प्रभाव हो, उसके आधार पर यदि उसको टॉर्चर किया जाता है तो इस आधार पर वह अपने मूल देश की नागरिकता को त्याग कर किसी दूसरे देश में शरण ले सकता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? शरणार्थी कहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति को, उस जो शरणार्थी है उसको नागरिकता प्रदान करे या फिर नहीं करें, भारत देश हो या फिर कोई और भी देश हो। हम भारत देश की ही चर्चा करते हुए चलेंगे क्योंकि भारत में आने वाले शरणार्थी ही, तो भारत पर ये डिपेंड, भारत सरकार पर ये डिपेंड करेगा कि वह नागरिकता देगी या फिर नहीं देगी। अब अगले प्रकार की हम बात करते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन या फिर स्टेटलेस व्यक्ति, उन व्यक्तियों को हम स्टेटलेस कहते हैं, या राज्य विहीन व्यक्ति उन व्यक्ति को हम कहते हैं जो, ध्यान से आप लोग समझना, किसी भी राज्य में पंजीकृत नहीं होते हैं, किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटलेस या फिर राज्य विहीन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो किसी राज्य में पंजीकृत नहीं होते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ, किसी भी राज्य में पंजीकृत न होने वाले व्यक्ति, यहाँ राज्य का मतलब समझ सकते हैं, पूरे विश्व के संबंध में देशों की बात की जाए तो वहाँ उनको हम राज्य बोलते हैं। यानी किसी अन्य देश में भी क्या नहीं हो, वह व्यक्ति पंजीकृत नहीं हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्टेटलेस कहते हैं। तो एक व्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। नागरिक होता है, विदेशी होता है, और तीसरा होता है शरणार्थी, और चौथे नंबर का कौन सा होता है? स्टेटलेस या फिर राज्य विहीन व्यक्ति। ये तो हुए व्यक्तियों के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब मैं बात करता हूँ भारत के संबंध में नागरिकता का प्रावधान क्या क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो साफ कर देता हूँ मैं इसको। अब बात हम करते हैं भारत के संबंध में। यदि भारत के लिए बात की जाए तो भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है उसको भी आप लोग समझना। भारत में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है, और ब्रिटेन से लिए जाने के कारण ही, जब मैंने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाए थे वहाँ भी आपको बताया था, और यहाँ कहा था कि कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूँ। और ब्रिटेन से लिए गए हैं, तो भारत में नागरिकता है किस प्रकार की? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, प्रावधान है। और अमेरिका की यहाँ हम 3 प्रकार के मुख्यतः संविधानों से तुलना करते हुए अपने इस भारतीय संविधान को पढ़ते हैं। एक तो अमेरिका के संविधान में क्या प्रावधान है, और दूसरे की मैं बात करूं तो ब्रिटेन से तुलना करके चलते हैं हम लोग,
और भारत के संविधान की तो हम बात करते ही हैं, तो भारत का संविधान तो हमें पढ़ना ही होगा। अब भारतीय संविधान के अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, सभी को पता होगा, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और यदि मैं बात करूं ये दोहरी और एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है, हर छोटी से छोटी पॉइंट में, छोटे से छोटा पॉइंट में आपको समझाते हुए चलूँगा, पर आप लोग कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पर एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास भारत की मैं बात करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यदि मैं भारत की बात करूँ, भारत के संबंध में, ये भारत का हमारे पास मैप हम ले लेते हैं। भारत के लिए मैं बात करूँ यहाँ, तो अब आप लोग समझ, यहाँ पर कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, भाग 1 में बात कर ली है मैंने, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं ये तो आप लोग देखना खुद ही। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये 28 राज्यों में जो रहने वाले प्रत्येक क्या है, नागरिक है, तो उस नागरिक को कहाँ की नागरिकता प्राप्त है, उस राज्य की नागरिकता प्राप्त है या फिर वह भारत की नागरिकता लिए हुए है। तो उसमें भारत के संबंध में बात करें तो वह कंप्लीट ओनली भारत देश का क्या है, वो भारत देश का तो क्या है, नागरिक है, भारत देश का नागरिक है। और दूसरे की मैं बात करूं, राज्य का क्या है, उस राज्य का या संबंधित राज्य का क्या है, निवासी है। तो इस कारण से ओनली भारत में क्या है, केवल और केवल भारत देश की नागरिकता प्राप्त है, उस राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता है या किसी भी राज्य में निवास करता है। केवल और केवल उसके लिए क्या प्रावधान है, उस राज्य का निवासी है और भारत का नागरिक है। अमेरिका में क्या प्रावधान है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जितने स्टेट हैं, चाहे हम बात करें किसके, नॉर्थ अमेरिका की, या फिर ये अपने पास दूसरा जो साउथ अमेरिका है, तो वहाँ पर जितने भी स्टेट हैं उसके संबंध में बात करते हैं हम वहाँ, तो कैसी नागरिकता का प्रावधान है, संबंधित राज्य की भी नागरिकता उसके पास होगी और अमेरिका की नागरिकता तो उसके पास प्राप्त होगी ही होगी। ये भी आप लोग बात याद रख लेना। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है राज्य की भी नागरिकता प्राप्त है और किसकी नागरिकता प्राप्त है, उस देश की भी नागरिकता प्राप्त है, तो उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाने वाला है, इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसका स्क्रीनशॉट तो आपको लेना है नहीं, अभी इनका ले लेना आप लोग। अभी मैं लिखवाता हूँ इसको, और आगे क्या प्रावधान आर्टिकल के साथ किए गए हैं। तो दोहरी नागरिकता कहाँ पर की गई है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में किया गया है या अमेरिका के संविधान में किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संबंध में और क्या प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। अब बात आती है हमारे पास आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है, या फिर हमारे में भारत का नागरिक होगा कौन या किसको कहेंगे हम भारत का नागरिक। हमने बात तो ये कर ली कि एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, कहाँ से ली गई है, कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, नागरिक कौन होता है, विदेशी कौन होता है, स्टेटलेस कौन होता है, शरणार्थी कौन होता है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। अब बात आती है नागरिक होगा कौन, बनाया किसको जाएगा नागरिक, किसको समझा जाएगा भारत का नागरिक। तो आर्टिकल नंबर 5 में प्रावधान किया गया है, तो ध्यान से आप लोग इस बात को पहले समझो। जो ये बदलाव आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में आया प्रावधान था। उसमें प्रावधान अलग हैं और जो वर्तमान कंडीशन है उसमें इसी प्रावधान में बदलाव होते हुए आए हैं। इसी को बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको ही हम बोलते हैं CAA। इसमें बदलाव होते हुए आया है, इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। पहले आप लोग समझना कि आर्टिकल में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि हम संविधान के आर्टिकल भी पढ़ते हुए चलेंगे और संशोधन अधिनियम भी पढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 5 में क्या प्रावधान हमारे किए गए हैं। आर्टिकल 5 की मैं बात करूं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट से लागू हुआ था, तो इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे, यानी नागरिकता संबंधी उपबंध क्या किए गए थे, नागरिकता
संबंधी उपबंध क्या क्या किए गए थे, उनके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ तो पहला क्या था, उसका जन्म भारत में हुआ हो। ये मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा था कि उसमें लिखा था या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली कंडीशन क्या थी, भारत में जन्म हुआ हो, भारत में जन्मा व्यक्ति। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं और क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है या उसके माता पिता या उसके माता पिता भारत में रहते हों। और ऐसा भी नहीं है भारत के नागरिक नहीं हैं उसके माता पिता, तो फिर क्या कंडीशन आती है, भारत में भी नहीं रहते हों, और या फिर वह ना तो उसके माता पिता भारत के हैं या उसके माता पिता भारत के हों, ये लिखो यहाँ पर भारत के हों। अब ना तो उसके माता पिता भारत के हैं, ना ही उसका उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है या नहीं, तो वहाँ बिल्कुल कर सकता था। ये इसमें लिखा था पिछले 5 वर्षों से भारत में रहता हो। क्या है, 5 वर्षों से पहले से भारत में रहता हुआ आया हो, तब भी क्या कर सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है। ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा कंप्लीट लागू हुआ था, उस समय ये प्रावधान नागरिकता के संबंध में किए गए थे। आगे बदलाव अपवाद को सबको हम पढ़ेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो, पहले आप लोग इन सभी को नोट करते हुए और समझते हुए चलना। ये प्रावधान इन व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, नागरिक हम कह सकते हैं। अब कंडीशन आ जाती है, जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान वाले व्यक्ति कुछ भारत में भी आ गए थे वापस से, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट की बात करता हूँ, आगे क्या प्रावधान किए गए हैं। वीडियो को पॉज किया करो और स्क्रीनशॉट आप लोग लिया करो, साथ के साथ कोशिश किया करो आप लोग लिखने की वीडियो पॉज करने के बाद। लाइव बनाने का वीडियो का मतलब क्या है, आप लोग इसको ऐसे मत समझना, वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग आपके लिए होता है, उसमें आप लोग सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात होती है नहीं कि आपको लाइव ही पढ़ना है, उसमें बात नहीं होती। जो हम ऑफलाइन ऐसे पढ़ते हैं तो वहाँ ओनली रिकॉर्ड वीडियो में कंप्लीट चलता ही रहता है एक साथ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आपका कोई भी सवाल है तो उसके लिए हम बात करते हैं। अब अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान किया गया था। आर्टिकल 6 की तो बात हमने 5 की तो कर ली, अब आर्टिकल नंबर 6 की हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में क्या प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 6 को भी कंबाइंड आप लोग यहाँ पर लेके चलेंगे और आर्टिकल नंबर 7 को भी हम दोनों को कंबाइंड लेते हुए चलेंगे। ध्यान से आप लोग समझना क्या क्या प्रावधान है आर्टिकल 6 में और आर्टिकल नंबर 7 में। आर्टिकल नंबर 6 में प्रावधान किए गए हैं पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में है। यदि कोई व्यक्ति, विभाजन की मैं बात कर रहा हूँ, अब यदि 1947 या 26 जनवरी के कंप्लीट के बाद ही हमारे 1947 में ही विभाजन हो जाता है, तो पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्ति और कुछ भारत में ही रह गए, तो उसकी कंडीशन में ऐसे हुआ कि कुछ पाकिस्तान वाले भारत में ही वापस आ गए और जो भारत में ही रहने लगे, और कुछ भारत के पाकिस्तान चले गए। तो ऐसे आपस में अदला बदली हुई, तो उनके संबंध में प्रावधान संविधान में किए गए थे। यदि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहना चाहता, भारत में ही रहना चाहता है, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान थे उनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया था पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के उपबंध, यानी उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान या उपबंध किए गए थे, उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें है भारत से पाक जाने वाले व्यक्ति, उनके संबंध में यहाँ पर क्या प्रावधान
किए गए थे, उनको भी आप लोग यहाँ ध्यान से समझना। अब यहाँ डेट फिक्स कर दी गई थी, एक डेट फिक्स कर दी गई थी। यदि आप लोग भारत से 1 मार्च, ध्यान से समझना, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से आप लोग कहाँ पर चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान किया गया था कि यदि आप लोग 1 मार्च 1947 के बाद आप लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान आप लोग चले गए भारत से, तो आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त आपकी हो जाएगी। अब आपने कहा कि हम वहाँ पर नहीं रहना चाहते, पाक में नहीं रहना चाहते, भारत में ही वापस आना चाहते हैं, तो हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। तो उसके संबंध में आर्टिकल नंबर 6 पे हम वापस आते हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 में ही लिखा है पाक से भारत आने के संबंध में क्या उपबंध हैं। तो वहाँ पर लिखा था यदि जुलाई 1948 और कौन सी जुलाई, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत वापस आ जाता है, भारत वापस आ जाता है, तो उसको साधारण तरीके से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया, वहाँ पर किया गया। यदि आप लोग इस डेट के बीच में आ जाते हैं तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब हुआ क्या कि ये व्यक्ति इस डेट को नहीं आ पाए, फिर भी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनके संबंध में क्या प्रावधान है, इसी में एक प्रावधान किया गया है कि यदि इस तारीख को वह व्यक्ति वापस नहीं आया है, तो उसके बाद यदि वापस आता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। यदि इसके बाद भारत आता है, इसके बाद वापस आता है, तो उसे 6 माह रहने के बाद पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा। यानी आप लोग उस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में यदि वापस आते हैं तो आपको 6 माह के बाद क्या कराना होगा, 6 माह रहने के बाद पंजीकरण कराना होगा, तब आप लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये था आर्टिकल नंबर 6 में प्रावधान कि आप लोग पाक से भारत वापस आना चाहते हैं। और आर्टिकल नंबर 7 में क्या प्रावधान था, आप लोग यदि भारत से पाक चले गए हैं तो उनके संबंध में क्या प्रावधान है, उनके बारे में लिखा हुआ था आर्टिकल नंबर 7 में। ये प्रावधान कहाँ पर किए गए थे, ये आर्टिकल नंबर 6 में किए गए थे और ये आर्टिकल नंबर 7 में किए गए थे। और भारत वापस आना चाहता है तो किसके अनुसार होगा, अनुच्छेद 6 के अनुसार वापस आते समय, वापस आने पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 6 का अनुसरण किया जाएगा, अनुच्छेद 6 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यही प्रावधान है यदि उसके बाद आप लोग ऐसा करते हैं तो। इस कारण से मैंने दोनों को आपको कंबाइंड करके एक रिलेशन करके समझाया है ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो आपको। मुझे लगता है बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपको ये समझ में आया होगा। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 के।
और क्या क्या प्रावधान नागरिकता के संबंध में थे उनके बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और वीडियो पॉज करना है और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेना होगा। लिया है आपने स्क्रीनशॉट, बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8। अब कोई भी हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कोई भी रिलेशन बनाने की या फिर डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 8 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकता है। ध्यान से समझना आप लोग। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है, ध्यान से आप लोग समझना, यहाँ पर भारतीय मूल का है और वह किसी अन्य देश में रहता है, किसी अन्य देश में रहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उसे निम्न आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और वह व्यक्ति कहाँ पर है, विदेश में रहता है और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो उनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ध्यान से आप लोग यहाँ उनको समझना, किस प्रकार उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो उसको नागरिकता प्राप्त होने के आधार क्या क्या हैं। पहला आधार है या तो उसके माता पिता क्या हों, भारतीय हों, और लिखा भी क्या है, भारतीय मूल के आधार व्यक्ति हैं। तो वहाँ पर लिखा है उसे किस निम्न आधार पर नागरिकता दी जाएगी। माता पिता के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। और दूसरा प्रावधान यहाँ पर क्या किया गया है, दादा दादी के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपने सुना होगा ना, भारतीय मूल के ये व्यक्ति, भारतीय मूल के वो व्यक्ति। इस तरीके के भारतीय मूल का मतलब है उनके पूर्वजों का संबंध कहीं ना कहीं भारत से रहा है और इस कारण से उनको हम बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। जब हम पढ़ेंगे ना OCI किन को बोलते हैं, PIO किन को बोलते हैं। PIO पर्सन जो इंडियन ओरिजिन होते हैं, अप्रवासी भारतीय होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। OCI किसको बोलते हैं, ओवरसीज़ इंडियन किसको बोलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिर OCI कार्ड के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, उनको हम क्या कहते हैं। NRI कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन किसको बोलते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन किस में शामिल किए जाते हैं। तो इनको हम मुख्यतः OCI की संज्ञा देते हैं, इनको OCI बोलते हैं। कौन होते हैं OCI सब बताने वाला हूँ, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 9 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 8 में तो इन आधार पर क्या मिल जाएगी, उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी मूल संविधान में। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 9 में क्या प्रावधान किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 5 से 11 तक हमें पढ़ने हैं इसके अंदर।
आर्टिकल नंबर 9 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 9 में कोई भी मोस्टली ऐसा प्रावधान एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रावधान है और एक सिंगल लाइन लिखी हुई है जो हमें याद करनी होती है और एग्जाम में ही पूछी जाती है। और क्या लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति ने यदि किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है, ये आर्टिकल नंबर 9 में किया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया है तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये भी आप लोग याद रख लेना, बहुत अच्छा और मोस्ट पॉइंट है। अब आप लोग आर्टिकल 10 के बारे में और आर्टिकल 11 के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। वीडियो पॉज करना है और स्क्रीनशॉट आप उसके बाद इसका ले सकते हैं आसानी से। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 10 में क्या लिखा है, आर्टिकल नंबर 11 में क्या लिखा है। आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर किस में, अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है, कोई अधिक बड़ा प्रावधान नहीं है। और आर्टिकल नंबर 11 में क्या प्रावधान लिखा है। आर्टिकल नंबर 10 की मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 10 के बारे में यदि आप यहाँ पर समझो तो वहाँ लिखा है, अब मैं ब्लैक से लिखता हूँ, इसको हेडिंग दूसरे से लिखता हूँ, आर्टिकल नंबर 10 और इससे हम समझते हैं। आर्टिकल नंबर 10 में प्रावधान किया गया है कि भारत के लोगों की नागरिकता का बना रहना उसके संबंध में प्रावधान संसद के द्वारा बनाया जाना। यानी यहाँ पर प्रावधान यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि भारत के लोगों की नागरिकता का बना रहना, ये आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है। और उसके संबंध में यदि कोई प्रावधान बनाना है तो कौन बनाएगी, संसद के द्वारा बनाया जाना। अब यहाँ हम समझ लेते हैं आर्टिकल नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 11 में लिखा हुआ है, संसद कानून बनाकर, ध्यान से आप लोग इस बात को समझना, संसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधी कानून बनाकर संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाकर उसमें बदलाव कर सकती है, उनमें या उसमें बदलाव कर सकती है।
और इसी आधार पर आर्टिकल नंबर 11 के अनुसार ही प्रावधान किया गया था। सबसे पहला बदलाव जो हमने बात अभी की थी नागरिकता, सबसे पहला बदलाव नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 सबसे पहली बार किया गया। तो उसके संबंध में प्रावधान कहाँ पर हैं, यहाँ पर किए गए हैं आर्टिकल नंबर 11 के अनुसार। यदि आप लोग इसको जब पढ़ते हो तो वहाँ पर संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाकर उनमें बदलाव कर सकती है। और पहला बदलाव 1955 में क्या प्रावधान थे उनको भी आप लोग हम लोग समझेंगे कंप्लीट अच्छे से कि कितने प्रकार से 1955 में नागरिकता को ग्रहण कर सकते थे, समाप्त कितने प्रकार से कर सकते थे, उनके संबंध में प्रावधान 1955 में किए। ये आर्टिकल नंबर 5 से 11 के जो प्रावधान मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है ये पक्का आपको समझ में आया होगा। यदि आपने कंप्लीट वीडियो देखा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिनियम 1955 में क्या क्या प्रावधान थे, कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण नहीं की जा सकती। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए इतने ध्यान से बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं।